नमस्कार दोस्तों कल हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण में भौतिक एवं रासायनिक समीकरण। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे, देखो कल का पहले रिवीजन कर लेते हैं। भौतिक समीकरण और रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया क्या होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं। मैंने आपको इसमें बताया था कि अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निकास या उत्सर्जन यानी गैस निकलती है, और ताप में परिवर्तन होता है। ये तो क्या थे हमारे, अगर इसमें से कोई सिम्टम दिखता है तो वो क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। और जिसका उदाहरण था जैसे दूध से दही का बनना या दूध का फटना, ये क्या होती है, एक और चलती है अभिक्रिया। कैसे चलती हैं, एक और चलती है वाली अभिक्रिया हमारी, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वाली, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वाली, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वाली। और भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें यह दोनों ओर चलती हैं, यह दोनों ओर चलती हैं। ये होती हैं भौतिक अभिक्रियाएँ। जैसे जल से वाष्प का बनना या वाष्प से जल का बनना, ठीक है। और जैसे पानी से बर्फ़ का बनना और बर्फ़ से पानी का बनना, ये हमारी अभिक्रिया क्या हैं, भौतिक अभिक्रियाएँ हैं। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ते हैं। हम नहीं पढ़ेंगे, अब यहाँ पर पहुँच गए थे हम। आज का टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण। दोस्तों रासायनिक समीकरण में आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे व्यक्त करते हैं, और जो उत्पाद होते हैं और उसका अभिकार होते हैं, इसको देखेंगे आज हम। देखो, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों हम मैग्नीशियम की रिबन लेते हैं और उसको हम जलाते हैं, तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में वह परिवर्तन बदल जाता है वह। और वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या हमारा अभिकारक, और ये किस में बदलेगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और ये क्या उत्पाद। दोस्तों किसी हम रासायनिक समीकरण को जैसे हम भाषा में लिखेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम क्या कहेंगे, लिखेंगे इसको, रासायनिक समीकरण को किसी संक्षिप्त रूप में लिखेंगे इसको, अभिकारक और उत्पाद, उसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे मैग्नीशियम धातु ली थी हमने, मैग्नीशियम रिबन लिया था, और वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या बनेगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद बनता है। ये होता है अभिकारक, जो भाग लेते हैं उसमें अभिकारक बोलते हैं, और जिसका जो बनता है अभिकार, उसे बोलते हैं उत्पाद। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं, ठीक है। देखो ये वाला, ये मैग्नीशियम रिबन थी, इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो इसका उत्पाद में क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और जो हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्या हमारे अभिकारक, ये क्या अभिकारक के अभिक्रिया के रूप में भाग ले रहे हैं, उसको हम बोलेंगे अभिकारक। अब देखो आगे चलते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग या प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, ठीक है। बाईं ओर में हम अभिकारकों को लिखेंगे और दाईं ओर में हम क्या लिखेंगे, उत्पादों को।
इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी धन का योग यानी प्लस का योग चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, हमारा जो तीर का निशान होता है वह क्या होता है, अभिक्रिया के होने को दर्शाता है। यह अभिक्रिया हो रही है। जैसे हमारा क्या होगा, ये तीर का निशान जो होगा ये क्या दर्शाएगा, हमारा अभिक्रिया को दर्शाएगा, अभिक्रिया हो रही है। ये क्या होता है हमारा LH, ये होता है हमारा LHS और इधर होता है हमारा RHS। ठीक है, और इस यहाँ पर होता है अभिकारक और यहाँ होता है हमारा उत्पाद। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें बोलते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनता है, शेष बनता है, उसे बोलते हैं हम उत्पाद। और इसके बीच में अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम तीर के निशान से दर्शाते हैं। यह दर्शाता है कि अभिक्रिया हो रही है उत्पादों में। अब देखो, रासायनिक समीकरण लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। दोस्तों, ये तो क्या था, पहले हमने क्या लिखा था, मैग्नीशियम, यहाँ पर उनका प्रतीकों को यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर क्या हो बिल्कुल संक्षिप्त, वहाँ पर क्या था उसमें हिंदी लिखनी पड़ेगी तो उसमें क्या लंबा लाइन लिखना पड़ेगा, इसमें क्या उसका भी संक्षिप्त रूप हो गया इसका प्रतीकों को लिख करके। जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है Mg, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है O2 वो होता है और ये क्या हमारा तीर का निशान है, इसमें अभिक्रिया हो रही है तो इसका उत्पाद क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रतीक क्या होता है MgO। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या बता रहा है कि तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें और क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है। यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है, किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का एक ढांचा समीकरण है। दोस्तों हमको सभी को पता है कि द्रव्यमान क्या होता है, एक निश्चित राशि होती है, वह ना तो बढ़ती है ना घटाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर जितना हम द्रव्यमान उत्पाद में लेंगे, जितना द्रव्यमान हम क्या लेंगे यहाँ पर लेंगे उत्पाद में, इतना द्रव्यमान हम यहाँ पर लेंगे द्रव्यमान। उतना ही द्रव्यमान क्या होगा यहाँ होगा। अरे यार, उत्पाद में अभिकारक में जितना द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान क्या पर होगा यहाँ पर। दोनों क्या होंगे सेम होने चाहिए, यानी हम इसको तराजू बोल सकते हैं। इन दोनों के मान क्या होंगे सेम होने चाहिए। जैसे मैग्नीशियम की एक धातु है, यहाँ पर भी क्या है मैग्नीशियम की एक धातु है, परमाणु संख्या एक संख्या है। ऑक्सीजन के 2 हैं तो यहाँ पर भी क्या होंगे 2 होने चाहिए। इसको हम बराबर करने के लिए कैसे करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। कुछ इन गुणांकों को आगे लिख करके इनको हम बराबर करते हैं। जैसे हम बराबर इसको हम कैसे करेंगे कि यहाँ पर क्या है 2 ऑक्सीजन है,
यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन नहीं, तो यहाँ पर इसके आगे क्या लगाएंगे हम, 2 लगा देंगे। 2 लगा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, Mg के 2 हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, Mg के 1 है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। ये देखो अब संतुलित समीकरण होगी हमारी, m ट्वाइस ऑफ Mg प्लस O2 और 2 MgO। देखो Mg के यहाँ पर 2 हैं और ऑक्सीजन के 2 हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या, और आगे जो हम 2 लगाते हैं वो क्या होता है, दोनों को गिना जाता है। यहाँ Mg की भी 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है। यहाँ पर देखो Mg का 2 है और ऑक्सीजन के भी 2 हैं, ठीक है। अब देखो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा। देखो द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, और द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे ही उसी प्रकार जैसे ही हम ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसको हम ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तन कर सकते हैं, इसे कहते हैं ऊर्जा का नियम। ऐसे ही द्रव्यमान का नियम होता है। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसमें वही बात बोली है कि अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान होगा और उत्पाद में उतना ही द्रव्यमान होना चाहिए, दोनों क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले और एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। दोस्तों कंकाली समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जो उसका द्रव्यमान संतुलित नहीं है, वह समीकरण क्या संतुलित नहीं होती है, उसे बोलते हैं कंकाली समीकरण। जैसे पूर्व में जो दे रखी थी ना हमारी समीकरण, ये वाली, ये क्या हमारा कंकाली समीकरण है। इसमें क्या है, ये संतुलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर Mg के 1 है, यहाँ Mg के 1 है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ ऑक्सीजन के 1 है, इसलिए बोलेंगे कंकाली समीकरण। इसको हम संतुलित कर देंगे तब बोलेंगे इस वाले को संतुलित समीकरण। ऐसे इसी प्रकार देखो, इसको देखो हमने जिंक के दाने लिए थे सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो क्या बना था, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकली थी। अब देखो ये तो क्या थी, इसके हिंदी रूप था। अब इसको हम संक्षिप्त रूप में और हम कैसे लिखेंगे इस वाले को, हम इसको हम कैसे लिखेंगे, जिंक का प्रतीक क्या होता है, Zn, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, H2SO4। अब क्रिया का चिन्ह लगाएंगे हम, और जिंक सल्फेट क्या होता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी H2, ठीक है। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। अब दोस्तों हम इसमें तुलना करेंगे समीकरण की। आइए तो हम कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर Zn के कितना परमाणु है, 1 है। यहाँ पर भी कितना, 1 है, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर क्या है, 2 परमाणु हैं। सल्फर का कितना, 1 परमाणु है, यहाँ पर भी 1 परमाणु है। ऑक्सीजन के यहाँ 4 है, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन के 4 है। तो ये क्या हमारा संतुलित समीकरण है। देखो वही बात दे रखा है इसमें। देखो तत्व दे रखा है, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या LHS होता है बाईं ओर और दाईं ओर उत्पाद के परमाणुओं की संख्या। देखो जिंक में क्या दे रखा था, 1 दे रखा था, इसमें भी 1 दे रखा है। और हाइड्रोजन के दे रखे थे, 2 दे रखे थे, 2 भी दे रखे हैं उत्पाद में भी। सल्फ़र 1 दे रखा है अभिकारक में, और सल्फ़र दे रखा है उत्पाद में 1 दे रखा है। ऑक्सीजन 4 दे रखे हैं और ऑक्सीजन 4 दे रखे हैं, ठीक है। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है।
अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। अब देखो इसको हम कैसे संतुलित करेंगे। देखो, प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए दोनों पक्षों में, LHS में भी और RHS में भी। ये तीर का निशान क्या होता है, ये होता है हमारा LHS और ये होता है हमारा RHS। ठीक है, अब देखते हैं ये किसका है, Fe आयरन का प्रतीक होता है। यहाँ पर Fe आयरन कितने हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 3 है। ये क्या संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और ये देखो हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है 4 है। तो यहाँ पर देखो ये क्या कुछ अलग दिख रहा है ना आपको। अगर हम यहाँ पर यहाँ 3 रख देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 रख देंगे तो ये कितने हो जाएंगे हमारे ऑक्सीजन, 3 चौक 12 हो जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर कितने हो जाएंगे वाले, यहाँ पर हमें 12 करना पड़ेगा। ठीक है, कर दो, इसको कर दो, तुम पहले करके देखो पहले। यहाँ पर हम करेंगे 3। ठीक है, यहाँ हमने 3 कर दिया तो 3 आयरन हो गए, यहाँ पर भी 3 आयरन हो गए। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन देखो कितना है, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पर हम करेंगे 4। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 कर दिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए 4। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 8 करने के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम 4 कर देंगे। यहाँ पर हम यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए। अब देखो Fe3 और हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा संतुलित समीकरण। अब देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। हमें क्या करना है, इन समीकरणों के आगे लिखना होता है। जो कुछ हम करते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं तो समीकरण के आगे लिखता है, और किसमें कुछ परिवर्तन नहीं करता समीकरण में। अब यहाँ पर देखो ये दे रखा है Fe, तो इसको इस सभी को हम क्या करेंगे, पहले हम इसको बॉक्स बना देंगे। ऐसे आयरन का बॉक्स बना देंगे, जल का बॉक्स बना देंगे, ये क्या H2O, और यहाँ पर क्या बनना है Fe3O4, इसको हम बॉक्स बना देंगे, और हाइड्रोजन को भी बॉक्स बना देंगे। अब जिनके आगे लिखना है हमको, जो कुछ लिखना होगा, असंतुलित समीकरण 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। हमने ये सूची बना ली। अब क्या, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 ही तत्व हैं इसमें। अब देखो इसमें यहाँ पर कितने हैं, 1 2 1। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं इसके, 3 2 4। ठीक है, अब देखो सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। ये क्या बोल रहा है, सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु, जबकि बाईं ओर में केवल 1 है। ऑक्सीजन परमाणुओं की संतुलित करने के लिए प्रारंभ में ऑक्सीजन के परमाणु प्रारंभ में क्या है, यहाँ पर 1 है ऑक्सीजन, यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन के 4 है। तो हमें क्या करेंगे, इसमें 4 करना पड़ेगा। यहाँ पर हम किसी को संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन को हमें 4 करना पड़ेगा। किस में, अभिकारक में 4 हो जाए, 4 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर हम, यहाँ पर 4 हो गया, ऑक्सीजन हमारा संतुलित हो गया। अब देखो यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते, जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को। अब देखो
संतुलित करने के लिए हम चार गुणांक लगाकर इसके जल के आगे 4 लिखकर, लेकिन H2O4 ऐसे नहीं लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? हम H2O4 ऐसे भी हम नहीं लगाएंगे। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा। देखो इसके हमने क्या लगा, जल के आगे 4 लगा दिया है। क्यों लगा दिया? क्योंकि हम सबसे पहले हम क्या चुनते हैं, जो सबसे अधिक परमाणु होते हैं। जैसे सबसे परमाणु अधिक इसके ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन चुनेंगे हम। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 4 है, तो हम 4 लगा देंगे आगे अपने। ठीक है, अब क्या हो गया, आंशिक रूप से संतुलित हो गया हमारा ऑक्सीजन। अब देखो Fe और हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं हैं। इसमें भी किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या 4 कर लेते हैं। अब देखो हाइड्रोजन परमाणु प्रारंभ में कितने हाइड्रोजन 8 हो गए यहाँ पर अभिकारक में, और उत्पाद में कितने हो गए यहाँ पर 4। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 का गुणा करना पड़ेगा ना हमको उत्पाद में। तो देखो इस प्रकार क्या बनेगा, Fe4H2O। ठीक है, हमने 4 गुणा किया था पहले ही। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 8 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2 थे, तो हमें 4 गुणा करना पड़ेगा इसमें। तो अब क्या होगा, आंशिक रूप से संतुलित समीकरण। अब देखो अब क्या रहेगा, मैंने ऑक्सीजन को हमने संतुलित कर दिया, हाइड्रोजन को संतुलित कर दिया। अब देखो आयरन को संतुलित करना पड़ेगा। अगला पद, ऊपर दिए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, देखो 3 तत्व इसमें, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमने सबसे पहले संतुलित कर दिया, हाइड्रोजन को उसके बाद में कर दिया। अब इसका नंबर है आयरन का। ठीक है, लोहे को बोलते हैं आयरन के परमाणु। देखो प्रारंभ में आयरन के परमाणु कितने के, यहाँ पर इसमें 1 है। ठीक है, 1 है इसमें, और इसमें कितने, इसमें आयरन के 3 है, इसमें 3 है। अब हम क्या करेंगे, उत्पाद में अभिकारक में 3 का गुणा कर देंगे आगे हम, तो क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण हो जाएगा। देखो आयरन को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम Fe से 3 का गुणा कर लेते हैं। देखो यहाँ 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला संतुलित समीकरण बन के आ जाएगी हमारी। अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिवर्तन कर देते हैं। अब देखो अगर अब संतुलित समीकरण नहीं होती तो इसको करने के बाद में पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो दे रखी होती है समीकरण, जो सबसे ज़्यादा परमाणु होते हैं उसको संतुलित करते हैं। उसके बाद में फिर उसको करते जाते हैं आगे। फिर सबको करने के बाद में हम क्या करेंगे, फिर उसको चेक करते हैं एक बार में क्या सभी संतुलित हो गए हैं कि नहीं हुए हैं, क्या अभी बाकी है उसमें अभी। ठीक है, तो देखो हम इसको देखेंगे पहले हम। अब देखो यहाँ पर आयरन के 3 है, यहाँ पर भी आयरन के 3 है। ठीक है, आयरन हमारा संतुलित हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा यहाँ पर कितना 4 दूनी 8 है ना, हाइड्रोजन के यहाँ पर भी कितना 8 है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने 4 है ना, इसके आगे 4 है, तो यहाँ पर भी क्या 4 है। ये क्या संतुलित समीकरण है, इसलिए क्या है, संतुलित समीकरण है। समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले पूर्णांक संख्या के गुणांकों का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। देखो इस विधि को हम क्या कहेंगे, हम इस विधि को कहते हैं हम हिट एंड ट्रायल विधि। क्योंकि हम क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या सबसे पहले हम छोटी पूर्णांक संख्या का गुणांक करते हैं इसमें। ठीक है, छोटी पूर्णांक संख्याओं के गुणांकों का उपयोग करते हैं। देखो यहाँ पर हमने गुणांक लगाए कि नहीं लगाए, देखो 3 गुणांक है इसका, इसका 4 गुणांक है, इसका हमने क्या किया, इसमें गुणांकों का प्रयोग किया। इसलिए इसे हम कौन सी विधि कहेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि। इसको हम कल पढ़ेंगे। चलो आज पढ़ लेते इस वाले को, फिर कल क्वेश्चन हो जाएंगे इस वाले के। देखो भौतिक अवस्था के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण 1.9 की सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है। इस समीकरण
में उनकी भौतिक अवस्था की कोई जानकारी नहीं होती है। देखो हम इस समीकरण को हम जो समीकरण लिखते हैं, हमको इससे कोई मालूम नहीं पड़ता कि भौतिक परिवर्तन हो रहा है कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनके भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव और जलीय ठोस अवस्था को क्रमशः, देखो द्रव को, गैस को हम बदलते हैं, गैस को जी से प्रदर्शित करने पड़ेगा हमको अवस्था बनाने के लिए, और द्रव को हम लिक्विड में एल से, और जल को जलीय एक्वा में, और ठोस को सॉलिड में। ये 4 हमारी अवस्थाएं, इस अवस्था को हम लिखना पड़ेगा। जैसे अगर गैसीय होगा तो जी लिखेंगे, द्रव होगा तो लिक्विड रखेंगे, और अगर जलीय होगा उससे बोलेंगे एक्वा, और ठोस होगा तो उससे बोलेंगे हम एस, सॉलिड से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम एक्वा लिखते हैं। क्या बोला? अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होगा, या इसमें जल मिला हुआ होगा घोल के रूप में, तो उसे हम बोलते हैं एक्वा। ए और क्यू लिखते हैं। अब संतुलित समीकरण 1.9 इस प्रकार होगा कि, अब देखो इसमें हमने क्या किया था, हमने पहले समीकरण लिख दिया था। समीकरण लिखने के बाद में इसको संतुलित कर लिया। अब संतुलित करने के बाद में इसकी अवस्था परिवर्तन लिखेंगे। ये ठोस है कि लिक्विड है कि सॉलिड है। इसको देखो, ये आयरन क्या है हमारा? सॉलिड। और जल है, जल का कैसा होता है? ये H2O। यहाँ पर जी गैसीय वाला, गैस लिया यहाँ पर, और भाप लिया आई वाला। क्या लिया है? भाप। देखते हैं वैसे में कौन सा आयरन की, चलो देखो पहले यहाँ पर क्या लिया? गैस लिया है, और आयरन Fe3O4 ये सॉलिड में बदल रहा है, आयरन ऑक्साइड। और ये क्या बन जाता तुम्हारा? हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल रही वाली। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको ये क्या आएगा? जल तो क्या होता है? लिक्विड होता है, तो लिक्विड में आएगा ये वाला। तो किसमें आएगा? ये वाला लिक्विड में आएगा। ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में H2O के साथ जी चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर अब यहाँ आपको ध्यान देना होगा। देखो जल की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पर हमने जल की कौन सी अवस्था को यूज़ किया है? गैसीय अवस्था को, भाप को यूज़ किया है। ठीक है, अपने क्या किया है? भाप को यूज किया है हमने इसमें, गैसीय अवस्था को। ठीक है, भाप होती है ना, वही भाप को हमने यूज किया है इसमें जल को। और भाप को हम क्या लिखेंगे? हम जी से व्यक्त करेंगे। यह दर्शाता है कि अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। और प्राय हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता जब तक यह आवश्यक नहीं हो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियों जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के ऊपर, निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे अभिक्रिया के जो उत्प्रेरक होते हैं, जैसे किसी अभिक्रिया को ज़्यादा तेज़ कर देते हैं उसको, और उसकी गति को इफ़ेक्ट कर देते हैं। मतलब जैसे कोई इसके उत्प्रेरक क्या होते हैं? जैसे किसी रासायनिक समीकरण को धीमी कर देते हैं, उसकी चाल को कम कर देते हैं, या फिर उस चाल को बढ़ा देते हैं, उससे बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के भी अलग अलग तरीके होते हैं, ताप, दाब और उत्प्रेरक आदि। तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है? उसकी अभिक्रिया बढ़ जाती है, किसी की अभिक्रिया घट जाती है, और दाब बढ़ाने पर किसी की घट जाती है, बढ़ जाती है। ये क्या हमारे उत्प्रेरक हैं। तो उनको हम क्या लिखेंगे? हम
इस तीर के ऊपर लिखेंगे या फिर नीचे लिखेंगे। जैसे CO2 गैस है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन CO2 नहीं है, यहाँ पर CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और H2O2 ये क्या हमारी गैस है। इसको हम क्या है 340 एटमॉस्फेयर में, वायुमंडलीय ताप में रखेंगे तो क्या बन जाएगा CH3OH। मेथेनॉल बनेगा वाला। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से इससे क्या बनेगा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ये क्या बनता है हमारा C6H12O6। ये क्या बनता है हमारा ग्लूकोज, और यहाँ से क्या बनेगा ऑक्सीजन निकलेगा और क्या बनेगा जल बनेगा। ये हमारा ये क्या है, ये जो समीकरण दे रखा है ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण दे रखा है। जब जो पत्तियाँ होती है ना, उस पत्तियों से क्या होगा प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पर क्या होता है क्लोरोफिल नाम का वर्णक होता है यहाँ पर। तो क्लोरोफिल क्या होता है, यहाँ से क्या होगा वायुमंडल से क्या लेगा वो CO2 गैस को ले लेगा। CO2 हम जो गैस को छोड़ते हैं, हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, हम CO2 छोड़ते ना, तो CO2 को तो ये ले लेगा, ग्रहण कर लेगा, और H2O को क्या होगा ज़मीन से खींचेगा वाला। तो क्लोरोफिल क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल और प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल जो होता है वर्णक जो होता है वह ग्लूकोज में बदल देगा। इसको किसमें बदल देगा, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6, और यह लिक्विड उसमें होता है एक्वा के रूप में, जल के घुलन के रूप में होता है। ऐसे ही यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है एक्वा आ रहा है ना, एक्वा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है पत्तियों में ये घुलनशील होता है वायु में, उसमें जल में। अब देखो इसमें और क्या बनेगा हमारा प्रकाश संश्लेषण में, और क्या बनेगा ऑक्सीजन बनता है और जल बनता है। इस प्रकार क्या आप पुस्तक में दिए गए 1.2 से संतुलित कर सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो इसको हम संतुलित कर सकते हैं इस वाले को। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने दे रखा है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने रखे हैं 1 और 3 और 1 कितने 4 दे रखे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन 4 दे रखे वाली। ये तो यहाँ कार्बन 1 दे रखा है, यहाँ पर कार्बन कितना 1 दे रखा है, यहाँ ऑक्सीजन 1 दे रखा है, यहाँ ऑक्सीजन 1 दे रखा है। ये तो क्या संतुलित है हमारा है। यहाँ देखना इसको संतुलित देखो समीकरण को, यहाँ कार्बन 6 दे रखे हैं, यहाँ भी कार्बन क्या 6 दे रखे हैं इस वाले में भी, यहाँ ऑक्सीजन के कितने दे रखे हैं यहाँ पर, ये तो संतुलित हो रखा है वाला। हाइड्रोजन के यहाँ पर 24 दे रखे हाइड्रोजन के, यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं 12 और 12 कितने हो गए 24। यहाँ भी ये क्या संतुलित समीकरण है वाला हमारा। दोस्तों आगे हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल के लिए हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आई होप आप समझ गए होंगे आज मैंने क्या पढ़ाया है। आज हमने पढ़ाया है रासायनिक समीकरणों को कैसे व्यक्त करते हैं, इसको संकेत के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं और उसको हम संतुलित कैसे करते हैं। थैंक यू।